हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे धातु क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातुएं एवं अधातु एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, अधातु क्या होते हैं इसके बारे में भी देखेंगे, सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखेंगे, धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे और चैप्टर के एंड में हम जानेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार का गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इसके लिए इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्म पहले देखते हैं। धातु, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे करिए। एक्टिविटी 3.1 है, देखते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए, मतलब उसका रंग और उसका स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, धातु है, सॉलिड है, वैसे भी तो उसे देखिए। रिगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए, मतलब पहले वो जिस स्टेट में था, मतलब गंदा था या उस पर कुछ लगा था, उसको देखिए। फिर उसके बाद जब उसको साफ करते हैं फिर उसके स्थिति को देखिए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं, मतलब धातुओं का जो गुणधर्म है कि उनमें चमक होती है उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक इस गुणधर्म को कहते हैं। एक्टिविटी 3.2 है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी रखनी है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। एक्टिविटी है 3.3। आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को देखिए। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात्य वर्धिता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात्य वर्धित धातु हैं? मतलब सोना जो है सबसे ज़्यादा उसको पीट कर उसको सबसे लंबा किया जाता है, उसे सबसे ज़्यादा उसमें आघात्यवर्धता होता है, उसकी चादर पतली बनाई जा सकती है। एक्टिविटी 3.4 देख सकते हैं। उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि कॉपर की, एल्यूमिनियम की। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, मतलब उन्हें धातुओं की जो चमक होती है उस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं, और उन्हें जो पीट कर चादर में बदला जा सकता है उसे आघात्यवर्धिता कहते हैं, और उन्हें पतले तारे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं।
सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है, फैक्ट है ये। आघात्यवर्ता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। एक्टिविटी 3.5 दी गई है, इसको देखते हैं। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है आपको। ये देखिए यहाँ पे बांधा गया है इस तार को। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। यहाँ पे एक पिन चिपकाना है आपको। स्पिरिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। धातु क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब थोड़े से ताप पर, कम ताप पर वो द्रवित नहीं होते हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। हमने देखा सोना तथा चांदी सबसे ज़्यादा आघात्यवर्ध है और सोने में सबसे ज़्यादा तन्यता होती है। इसी तरीके से सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक। अगर पूछा जाए धातुओं में सिल्वर तथा कॉपर के मुकाबले ऊष्मा के कुचालक कौन से धातुएं हैं, तो वो हैं लेड तथा मरकरी, Pb तथा Hg। क्या धातु, जिसे सीसा और पारा कहते हैं, क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? आइए पता करते हैं। एक्टिविटी 3.6 दी गई है। चित्र 3.2 फिगर 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। ये देखिए परिपथ तैयार है आपको। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए से तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा 3.2 में दिखाया गया। जैसे हमने बल्ब को रखा है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही कि नहीं, यही चेक करेंगे। क्या बल्ब जलता है? इससे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे जो भी धातु रखना है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम चेक करेंगे कि बल्ब में पहुँच रहा है या नहीं, और यहाँ पे ए और बी के बीच में उस धातु के टुकड़े को रखना है जिसकी हमें जांच करनी है। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुँचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी PVC अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? क्योंकि वो विद्युत की कुचालक होती है और हमें विद्युत के प्रभाव से बचाती हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। ये भी उनका एक गुण है। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि वे धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, इसलिए वे धातु की बनाई जाती हैं और तेज ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब देखते हैं अधातुओं के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव है। जैसे हमने देखा धातुओं में मरकरी, पारा ऐसा धातु है जो कि द्रवित अवस्था में रहती है। उसी प्रकार ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा आप गैलियम जानते हैं जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, मतलब जैसे कि आप अपनी हथेली पे रखते हैं तो वो पिघलने लगती है। आगे है, इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ये अधातुएं हैं। फिर भी क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। एक्टिविटी 3.7 दी गई है। कार्बन यानी कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। कार्बन, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। और ग्रेफाइट और कोल भी कार्बन के ही क्या है? अपर रूप हैं। इन अधातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को
लिखिए कि क्या उनमें धात्विक ध्वनिक गुण है, क्या उनमें आघात्यवर्धता है, क्या उनमें तन्यता है। इन गुणों की जांच करिए। धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने परीक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। इस टेबल में आपको लिखना है। और आप जानते हैं कि सतह का प्रकार अधातुओं का चिकना है कि नहीं, ये देखना है। आघात्यवर्धता उनमें नहीं पाई जाएगी, तन्यता भी नहीं पाई जाएगी, विद्युत चालकता भी नहीं पाई जाएगी, ध्वनिकता भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये धातुओं के गुण हैं। अधातुओं में ऐसे गुणधर्म नहीं होते हैं। सारणी 3.1 में लिखे परीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 यानी एक्टिविटी 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, मतलब वैसे अधातुओं में चमक नहीं होती है जनरली, लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। थर्ड पॉइंट, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। किसका? हीरा का। और हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और हम नेक्स्ट पॉइंट है, क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। हमने पढ़ा कि धातुएं जो हैं जनरली कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक्टिविटी 3.8 दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा कर उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारकीय। जो आपको विलयन प्राप्त हुआ है, जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुआ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए, ताकि उसका धुआं जो निकल रहा है वो इकट्ठा हो जाए। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? ये पूछा गया है आपको। यहाँ पे बताया गया है, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ सकते हैं, धातु जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, वो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। आगे है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.1 से 3.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए: एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। अब देखते हैं धातुओं का जब वायु में दहन करने से क्या होता है। जब हम उसका वायु में दहन करते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब हम मैग्नीशियम को जला रहे थे तो उसकी जो ज्वाला निकल रही थी वो चमकदार थी और सफ़ेद थी। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इसकी जाँच करते हैं। और जब जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पे हमें प्राप्त होता। एक्टिविटी 3.9 है। सावधानी आपको क्या रखनी है? क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। पॉइंट है फर्स्ट, एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए।
इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किसी धातु का दहन आसानी से होता है। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा हो तो ज्वाला का रंग भी देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम को जला रहे थे तो जो धुआं निकल रहा था, वो ज्वाला निकल रही थी, वो सफ़ेद कलर की थी, श्वेत थी। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? ये भी चेक करनी है। अभी आगे दे रहे हैं, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जब उन्हें जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है, मतलब धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु और ऑक्सीजन की यहाँ पे रिएक्शन हो रही है और हमें प्रोडक्ट के रूप में धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्रदान करती है। मतलब कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, कॉपर का जब दहन किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या बता रहे हैं? काला। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब एल्यूमिनियम का दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। यहाँ अपवाद हो जाता है कि धात्विक ऑक्साइड यहाँ पे, वैसे तो हम जानते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक के कुछ ऑक्साइड हैं, जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय तथा अम्लीय दोनों प्रकार के दिखाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है रिएक्शन का, जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और अम्ल के साथ HCl आपको अम्ल की जगह पे लिया गया है, और प्राप्त क्या हो रहा है आपको? एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो रहा है। वही ये कह रहे हैं कि आगे एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे ये क्षार है, पहले जल अम्ल के साथ फिर क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। यहाँ पे आपको NaAlO2 मतलब सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करती हैं। हमने पहले ही देखा था कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं वही क्षारक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। वैसे ही सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। NaOH जो कि क्षार होता है, हम पहले से देख चुके हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार होता है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुल सकते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। पोटेशियम ऑक्साइड है और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त हो रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दोनों क्षार हैं। क्रियाकलाप 3.9 में 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेशियम तथा सोडियम जो हैं बहुत तीव्र अभिक्रिया करती हैं, और इतनी तीव्र अभिक्रिया करती हैं ऑक्सीजन के साथ कि ये इनको अगर खुले में रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं, मतलब जलने लगती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए किसमें रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, मतलब एक बार वो अगर ऑक्सीकृत हो गई तो उन्हें दोबारा ऑक्सीकृत करने से ये बचाती हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूड़ डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोहे का भी दहन नहीं हो रहा है, लेकिन वो तेजी से जलने लगता है। और
कॉपर का भी दहन नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है और कॉपर ऑक्साइड का रंग यहाँ आपको बताया गया है कि काले रंग की होती। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ पे ये दोनों धातुएं जो सिल्वर और गोल्ड बताई गई हैं अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है, क्या आप जानते हैं एनोडीकरण, एनोडाइजिंग क्या होता है, इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एनोडीकरण क्या है? एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना, मोटी परत चढ़ाना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। एक्टिविटी 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हमने देखा सोडियम तथा पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ इतनी तीव्रता से अभिक्रिया कर रही थी कि उन्हें खुले में रख देते थे तो वो जलने लगती थी। इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, वही बता रहे हैं यहाँ पे कि सोडियम जो है इतनी अभिक्रियाशील, सबसे अभिक्रियाशील धातु है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने, यहाँ पे हमने देखा मैग्नीशियम, हाँ सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। मतलब सोडियम सबसे तीव्र अभिक्रिया कर रही है और मैग्नीशियम धीमी। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता की पता नहीं चल रही कि इनकी तीव्रता क्या है, इनकी रिएक्टिविटी की सीरीज क्या है, ये नहीं पता चल पा रहा है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 3.10 दिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सेटअप दिया गया है। फिगर 3.3 में धातु पर भाप की अभिक्रिया कराई जा रही है। यहाँ पे धातु रखा गया है, यहाँ पे लेड रखा गया है, लेड मतलब कांच के कुछ तंतु रखे गए हैं। स्टैंड पे आपको लगाया गया बर्नर, यहाँ उसको गर्म किया जा रहा है। ये निकास नली है जिससे गैस जार है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उपस्थित हो रही है। यहाँ पे स्टैंड से इसको पकड़ाया गया है। आगे देखते हैं, सावधानी क्या रखनी है आपको। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए जो वहां पर लिया था हमने। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उसके लिए फिगर 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले उन्हें ठंडे जल से अभिक्रिया कराइए धातुओं की जल से, और जिनसे ठंडे जल से जो धातुएं अभिक्रिया नहीं करती उनका गर्म जल से प्रेक्षण कीजिए, और जो गर्म जल से नहीं अभिक्रिया होती जिनके साथ उनकी अभिक्रिया भाप के साथ कराइए, और भाप के साथ भी अभिक्रिया जिनका नहीं होता जिन धातुओं का, उन्हें अलग रखिए। आगे है, यही उनकी रिएक्टिविटी की सीरीज मिलेगी आपको। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्रदान करती हैं, लेकिन सभी नहीं करती हैं। जैसे कि वो सीरीज दी एक्टिविटी रिएक्शन की आपको इक्वेशन दिया गया है, वर्ड इक्वेशन। धातु प्लस जल
और प्रोडक्ट में प्राप्त होगा आपको धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया फिर से जल से कराई जा रही है। जल में घुलकर वो क्या प्रदान कर रहे हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। हमने ऊपर देखा कि सोडियम तथा पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं और ये ठंडे जल से भी बहुत तीव्र अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। मतलब इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन निर्मुक्त होगा वो तुरंत जल जाएगा, इतनी ऊष्मा तेज होती है इनकी। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के कारण पर्याप्त नहीं होती, प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जलता है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम धातु से ये हाइड्रोजन के बुलबुले जो है चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ऊपर एक्टिविटी में जो पूछा गया था उसी सब का यहाँ पे सार दिया गया है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरने लगता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम Mg दोनों के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इन दोनों पे चिपक जाता है और जलता है और ये दोनों धातुएं तैरने लगती हैं। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम को जल से अभिक्रिया कराई जा रही है और ये जल जो है गैसीय स्टेट में आपको दिखाया गया, इसका भौतिक स्वरूप दिखाया गया है, भाप है ये, और हमें प्राप्त हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है आयरन का जब भाप से अभिक्रिया कराई जा रही है। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। ऊपर हमने देखा था सिल्वर तथा गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, और यहाँ पर है लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, ना शीतल जल, ना गर्म जल, ना ही उसके भाप स्वरूप में। आगे है क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तनु अम्ल धातु की जब एसिड से अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए पता करते हैं। एक्टिविटी 3.11 है। फर्स्ट पॉइंट है सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी क्या रखनी है? सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नलियों में डालिए। थर्मामीटर को परख नलियों में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं? आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया, मतलब किस धातु को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा रिएक्शन के लिए। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखना है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं। वैसे आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं, जबकि ऊपर हमने देखा धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रही थी? हाइड्रोजन गैस दे रही थी। लेकिन क्योंकि HNO3 जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर दे रहा है, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो जा रहा है तो हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ से? एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन
डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए उस यहाँ पे ये अपचयित हो रहा है खुद। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन इससे एक निकल रहा है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। सभी धातुएं नहीं देती हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज देते हैं हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, HNO3 के साथ अभिक्रिया करके। एक्टिविटी 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, मैग्नीशियम की अधिक है, एल्यूमिनियम की उससे कम है, और जिंक उससे कम, और आयरन उससे कम। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं, ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सोना तथा चांदी हमने ऊपर देखा जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर, लेड, सिल्वर, कुछ ऐसी धातुएं देखी जो कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं कर रही थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर HCl के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं एक्वारेजिया? एक्वारेजिया के बारे में देखते हैं। रॉयल जल का लैटिन शब्द है और जो कि 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। मतलब 3:1 के अनुपात में क्या है, यहाँ पे HCl है और किसका है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। इसका रेशियो दिया गया है, इसका मिश्रण है ये। आगे है यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं है कि वो गोल्ड को पिघला सके। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों को में से एक है जो गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वारेजिया के बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अन्य धातुओं के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। एक्टिविटी 3.12 है। फर्स्ट पॉइंट है कॉपर एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की कील लीजिए। कॉपर के तार को परख नली में रखें, आयरन सल्फेट के विलयन और आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखें। कॉपर सल्फेट के विलयन जैसा कि फिगर 3.4 में दिखाया गया है डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई इसका पता चलता है। किस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आपने प्रेक्षण को क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये देखिए आपको फिगर दिखाया गया है जिसकी बात ऊपर की गई है कि ऐसा सेटअप आपको तैयार करना है। 3.4 की तरह धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। ये विलयन है, उसमें धातु डाला जा रहा है और फिर धातु का देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, लोहे की कील पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती थी। कुछ न कुछ रह जाती थी। सभी धातुएं सभी चीज़ों के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। उसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर दे, अलग कर दे, तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि वो उसको उसके स्थान से हटा के खुद उसका ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन दी गई है आपको। धातु A B का लवण विलयन है और आपको प्रोडक्ट के रूप में A का लवण विलयन और धातु B अलग से मिल रही है। क्रियाकलाप 3.12 में आपके प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, जब आप इक्वेशन करेंगे तो वहाँ आपको बताया गया। यहाँ पे सक्रियता श्रेणी आपको दी गई है, जैसे कि वहाँ पर आप जान सकते हैं कि आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा था। आयरन और कॉपर सल्फेट की जब हम अभिक्रिया करा रहे थे तो वहाँ पे हमको फेरस सल्फेट प्राप्त हो रहा था।
आगे है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद एक्टिविटी 1.9 तथा 3.12 निम्नलिखित श्रेणी सारणी 3.2 टेबल 3.2 को विकसित किया गया है उसके उन क्रियाकलापों के आधार पर, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील जो है ऊपर है, फिर नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। यहाँ पे दिया गया धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता दी गई हैं, जैसे कि सबसे अभिक्रियाशील में कौन कौन आ रहे हैं, वैसे सोडियम और पोटेशियम जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद उनसे कम होती कैल्शियम, ये घटती चली जाएगी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। यहाँ पे आप देख सकते हैं Au गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में आ रहे हैं। आगे है यहाँ पे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, देखते हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं? 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, वो सक्रिय अवस्था में नहीं होती हैं। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पे आप कंपैरिजन में डेफिनेशन प्राप्त कर रहे हैं कि हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। टेबल 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हम अपने M कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता, तब L कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता, जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित हैं। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। मतलब सोडियम में वैसे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब उसके बाह्यतम कोष से वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो उसके पास कितनी होती है? 10। और बाह्यतम कोष में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका अष्टक पूरा हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो Na+ सोडियम आयन बनाता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, Cl- हो जाता है। तभी हम लिखते हैं Cl के आयन को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। आगे है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके Kl एवं M कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे क्लोराइड ऋणायन Cl- प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध फिगर 3.5 में स्थापित हो जाता है। ये आपको दिया गया है। यहाँ पे कुछ तत्वों के प्रकार दिए गए हैं, जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। धातुओं के नाम दिए गए, इनकी परमाणु संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। अधातुओं के कुछ नाम दिए गए हैं, उनका परमाणु संख्या है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस टेबल में। आगे है, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। यह एक अणु नहीं है, यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। प्लस और माइनस मिलके इसको बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को बना रहे हैं। आगे है, अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को 3.6 में दिखाया गया है। ऊपर जो है ये NaCl सोडियम क्लोराइड के फिगर को दिखाया गया है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, क्लोरीन का दिया गया है, और फिर एक ये ग्रहण करके, ये देखिए यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे 8 हो जा रहा है, इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है, और यहाँ पे एक लास्ट में था, और जब ये दे देता है तो इसके बाहर एक दे के वो इसके बाहर 8 बचता है, बाह्यतम कोष में 8, तो इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है, और दोनों मिलके आयनों का समुच्चय बना रहे हैं, और इसे
इसी तरीके से ये अणु नहीं क्या है, आयनों के समुच्चय हैं। आगे है इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको दिखाया गया है कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 हैं और ये 2 त्याग करके बाह्यतम कोश में इसके 8 बचेंगे, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और क्लोरीन, जो कि 2 क्लोरीन हम लेंगे तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। आगे है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? Mg2+ मतलब मैग्नीशियम पे 2 धनायन होंगे और क्लोरीन पे दोनों क्लोरीन पे एक एक ऋणायन होगा, यही आपसे पूछ रहे हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। एक्टिविटी 3.13 दिखाया गया है। ऊपर आपको फिगर दिखाया गया है। एक बर्नर पे ये स्पैचुला से नमूना गर्म कर रहे हैं, स्पैचुला पर लवण के नमूने को गर्म कर रहे हैं। ये एक्टिविटी में क्या कहा गया है, विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट होता है, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है। धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा के नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे कि ऊपर फिगर में आपको दिखाया गया है 3.7 में कि वो गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी की बात कर रहे हैं कि स्पैचुला पर आप गर्म करिए। अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। आप क्या देखते हैं, क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या यौगिक पिघलते हैं। नमूने को जल, पेट्रोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए, क्या ये घुलनशील है। फिगर 3.8 जो कि ये है की तरह एक परिपथ बनाइए। देखिए यहाँ पे एक विद्युत परिपथ तैयार किया गया है और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है और इसमें इलेक्ट्रोड डाले गए हैं। आप क्या देखते हैं, इसी प्रकार अन्य लवण नमूनों की जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। टेबल 3.4 दिया गया है। कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आपको दिए गए हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है उनका। देखते हैं, जैसे कि सोडियम का है 1074 1074 है गलनांक उसका और 1686 उसका क्वथनांक है। इसी प्रकार से लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया गया है क्वथनांक एवं गलनांक। आगे है आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब आयनिक यौगिकों में अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसीलिए उनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है। थर्ड पॉइंट है घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में विलेय नहीं होते, घुलनशील नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट है विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि विलीन विलयन अवस्था में ही आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में चालन नहीं करते हैं विद्युत का, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। आगे देखते हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में
सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज और अयस्क में डिफरेंस क्या है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को खनिज कहते हैं, और खनिजों में किसी विशेष धातु की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो उन खनिजों को अयस्क कहते हैं, जिन्हें हम अपने लाभ के लिए निकालते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे कि हमने नीचे पढ़ा था गोल्ड, पीबी, इन सब के बारे में। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो कम अभिक्रियाशील होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। अगर पूछा जाए स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं तो कौन कौन सी हो गई? सोना यानी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था के रूप में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे कि जिंक, आयरन और पीबी की अभिक्रिया, लेड जिसे कहते हैं, कि अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर उसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है निम्न अभिक्रियाशीलता। अब निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, सेकंड पॉइंट मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, थर्ड पॉइंट उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। देखिए आपको डिवाइड करके दिया भी गया है और उनके आगे लिखा भी है। कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं और उनके दिया गया कि उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश फिगर 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं, अब देखो गैंग कहते क्या है, ये तो आपने देखा, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैंग। और अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है कि किस तरीके से अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे कि ये अयस्क सांद्रित अयस्क की मात्रा है यहाँ पे धातुओं में, आगे है इसको 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, 3 पॉइंट में। उच्च अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और मध्यम जो होती है उनको 2 तरीके से निकालते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क हैं तो उनका निस्तापन करते हैं, अगर उनमें सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो उनका भर्जन करते हैं। और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं अक्सर सल्फाइड अयस्क में होती हैं या तो मुक्त अवस्था में होती हैं, और हम देख सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं? भर्जन करते हैं और फिर धातुएं प्राप्त होती हैं और उनको परिष्कृत कर लिया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये परिष्कृत हो जाता है। और धातुओं के ऑक्साइड जो निस्तापन और भर्जन से प्राप्त होते हैं, धातुओं में अपचयन किया जाता है, फिर धातुओं का शोधन किया जाता है। ये था धातुओं के निष्कर्षण का ग्राफ। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, उनका कैसे निष्कर्षण किया जाता है इसको देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी
अनअभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार HgS मरकरी यानी पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म कर, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि HgS किसका अयस्क है, तो मरकरी का है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी यानी पारद में अपचयित हो जाती है, जिसको हम नॉर्मली पारा भी कहते हैं जनरल भाषा में। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं सिनाबार की एक रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जा रही है। इसको मतलब टेम्परेचर दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तापन दिया जा रहा है और हमें प्राप्त क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और क्या प्राप्त हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे भी फिर उसको और अधिक ताप दिया जा रहा है, तो जो जिससे कि वो मरकरी और ऑक्सीजन विघटित हो जाता है। यहाँ पे इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपको अभिक्रिया दी गई है, Cu2S और ऑक्सीजन से के साथ इसकी अभिक्रिया करके तापन दिया जा रहा है, तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। फिर कॉपर ऑक्साइड की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई जा रही है, तापन दिया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो हमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब धातु को सल्फाइड एवं कार्बोनेट को, मतलब धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, उसको भर्जन कहलाता है। यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं और वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीमित वायु में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु की पर्याप्त मात्रा में। भर्जन में क्या है, वायु की पर्याप्त मात्रा है, और निस्तापन में क्या है, वायु की सीमित मात्रा है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे जिंक की अभिक्रिया का इक्वेशन दिया गया है, देख सकते हैं। जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, गर्म किया जा रहा है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जा रही है, को ताप दिया जा रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। आपको इक्वेशन दी गई यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराई जा रही है, गर्म किया जा रहा है, तापन दिया जा रहा है, और जिंक और कार्बन मोनो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है, क्योंकि उनसे ऑक्सीजन अलग कराई जा रही है। कार्बन यानी कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। मतलब अपचयन अभिक्रिया के साथ साथ विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग इस प्रक्रिया में किया जाता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूसरी धातुओं को विस्थापित कर देती हैं और स्वयं उनके स्थान पर आ जाती हैं, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूड़ के साथ गर्म किया तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराई जा रही है और हमें प्राप्त क्या हो रहा है, मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रही है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है।
यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड है, के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनरी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको फिगर भी दिखाया गया है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी रिएक्शन, थर्मिट अभिक्रिया, जिसे रेल की पटरियों और मशीनरी पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इक्वेशन दिया गया है आपको, फेरिक ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है और हमें प्राप्त क्या हो रहा है, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो रही है। देखते हैं आगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित होती हैं तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। एनोड मतलब धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर। और ये अभिक्रियाएं इस प्रकार होती हैं। कैथोड पर आप देखते रहे हैं धातुएं प्राप्त हो रही हैं और एनोड पर क्या प्राप्त हो रही हैं, क्लोरीन। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन परक प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। यहाँ पे सेटअप आपको देख सकते हैं। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। यहाँ सोल्यूशन किसका है, सॉल्ट का है। फिगर 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित होती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण है। संक्षारण के बारे में देखते हैं। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड के परत बनने के कारण ऐसा होता है। सिल्वर पर काली परत क्यों चढ़ती है, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस पर हरे रंग की परत आ जाती है। और यह कॉपर पर हरे रंग की परत क्यों चढ़ती है, हरा पदार्थ क्या होता है, यह बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता करें जिनमें जंग लगती है। लोहे पर जिनमें जंग लगती है, यहाँ पर 3 परखनलियाँ लेनी है, उनको A, B, C नाम देना है और तीनों में लोहे की कील डाल देनी है, धातु की कील डाल देनी है और एक कील में केवल जल लेना है। ए में केवल जल लेना है और बी में जल के साथ कुछ 1 ml तेल डालना है, जिससे कि वायु को ये रोधित करेगी, वायु जल में मिश्रित नहीं होगी। और परखनली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, उसे कॉर्क से बंद कर देंगे। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वायु की नमी को सोख लेगा। यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त होता है आपको कि कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को अवशोषित करता है। इन परखनलियों को 3.13 को कुछ दिन छोड़ना है, उसके बाद प्रेक्षण करना है। आप देखेंगे कि परखनली ए में लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, जिसे केवल जल में रखा था हमने।
बी एवं सी पर रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है, क्योंकि बी में हमने थोड़ा सा तेल भी डाला था और वायु और जल से को मिश्रित होने से बचाया था, और बी की कील केवल जल के संपर्क में है, वायु के नहीं। और परख नली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है और उसमें जल नहीं है। इसलिए लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्था के बारे में आपको इससे क्या पता चलता है। संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, इसको देखते हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन होता क्या है, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। इस प्रक्रिया द्वारा या क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन क्या कहलाता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि में हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाए तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। मतलब लोहे को हम शुद्ध रूप में ना इस्तेमाल करके उसके मिश्रित रूप में इस्तेमाल करते हैं, अन्य धातुओं के साथ मिश्रित रूप में। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। यहाँ आगे दिया गया है। क्या आप जानते हैं? शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। यानी अगर मिश्र धातु में अगर कोई भी भाग उसमें Hg का है, मरकरी का है, तो इस मिश्रातु को क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते, कॉपर एवं जिंक की मिश्रातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन, कॉपर एवं एसन की मिश्रातु कांसा विद्युत के कुचालक हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया? पीतल एवं कांसा क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। लेकिन ताम्र मतलब कॉपर का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टिन, लेड एवं एसन की मिश्रातु सोल्डर है। इन दोनों की मिश्र धातु क्या बनती है? सोल्डर, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। आगे है, यह भी जानिए प्राचीन भारतीय धातुकर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन यानी कि 6000 किलोग्राम है। आगे है, तो ये था चैप्टर नंबर हमारा धातु एवं अधातु। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है, तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। सेकंड पॉइंट,
धातुएं तन्य, आघातवर्ध, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। पारद के अलावा यानी मरकरी के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन हम जानते हैं गैलियम हम हथेली पे रखते हैं, मतलब कमरे के थोड़े उच्च तापमान पर भी वो पिघलने लगती है। कमरे के ताप पर पारद द्रव होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं। इन ऑक्साइडों को इसीलिए क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं जो हैं वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, जैसे सोडियम कैल्शियम हमने पढ़ा था। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के सामांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने पर लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्ध हो न ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक हैं। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, यहाँ पे बताया गया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।